सेना में पहले भी कह चुका कि सेना बहुत अच्छी संस्था है, कुछ अच्छे अफसर भी हैं और नीचे जो सारा काम करने वाला वो हमारा भाई है। वो किसी को ऐसे डायरेक्ट ना गोली मार सकता, ना किसी को उठा कर ले जा सकते बिना खबर। अरे मैंने पहले बताया कि कल परसों भी आपने देखा होगा एक आतंकवादी ने गोलियां चलाते चलाते जब सरेंडर कर दिया था और हाथ खड़े करके आया था, सेना ने उसको भी गोली नहीं मारी। तो डरने की जरूरत नहीं है। बुरे लोग हैं वहां, अच्छे भी हैं। और ये चीजें तो दिमाग से निकाल दो। मैंने ये भी कहा था कि क्या बोलते हैं अपने प्रीतम जी, आपकी तो कोई सेना से दुश्मनी नहीं है, आप तो नॉर्मल आदमी उनके लिए। अरे अफसरों की दुश्मनी है तो भी मेरे से है, मैं चलता हूं, मेरे को करेंगे जो भी करना हो। फिर उन्होंने हालांकि हिम्मत की, गए वहां दिल्ली कैंट में पहुंचे, जो भी लिखा पढ़ी हुई वो मेरे को बताते रहे, पल पल की वीडियो मेरे पास भेजी हुई है। रक्षा मंत्री जी के पीए को फिर फोन मारा, कैसा है त्रिपाठी जी, अंतिम संस्कार अभी तक हुआ नहीं है और कल से बैठे और हम आप रोड भी जाम कर रहे हैं। रोड के साथ साथ वही है कि हमारे ये हम वैसे बीजेपी बोलते हैं कि फौज की पावर बहुत बड़ी है, फौज के गेट के अंदर उन्हीं का राज चलता है, सीओ जो चाहेगा वही कर देगा, जिसको चाहेगा मारेगा, उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं है। क्योंकि कल जब बंदे को लाने के लिए उनके परिवार के जा रहे थे, यहां मैं आपको पहले एक आगे की कहानी बता देता हूं। उससे पहले ये जरूर बता देता हूं कि जो अच्छे अफसर हैं जिन्होंने हमारी मदद की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। जय हिंद श्रीमान। और चाहे वो तानाशाही है, चाहे वो तानाशाही सीओ या उसका साथ देने वाले और अफसर हैं, वो भी बिल्कुल कठोर बने हुए, लेकिन जब उनके लठ आया और लठ के बाद वो नरम हुए और नरम होने के बाद में हमारा काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी तानाशाही, आपका दिल पसीजा, चाहे वो लठ के जोर से या प्यार के। और जनता ने जब अपनी पावर बढ़ानी शुरू की तब इनके तेवर नरम पड़ने शुरू हुए। नहीं तो परसों तक जो सीओ हमारे से बात करने के लिए तैयार नहीं था, फोन नहीं कर रहा था, बाद में खुद पल पल फोन करके ठीक है आ जाओ, आप बंदे को लेके जाओ, वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाओ, उसने किया। उससे पहले एक चीज उसने ड्रामा भी किया, उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी है यहाँ मेरे पास। मैं चाहता हूं सीओ साहब की रिकॉर्डिंग और जो मैंने उनके सरपंच साहब से। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो आपको इंतजार होगा कि हमारे जो सिपाही 17 जाट के सिपाही अवधेश, जिनके पिता की डेथ हुई थी, और हमने 22 तारीख को उनके पिता की डेड बॉडी को उनके पूरे दिन उनके घर पर पड़ी हुई, मतलब घर पर रखी रही, और सीओ को हम कॉल करते रहे कि भाई अवधेश को भेज दो ताकि वो अंतिम संस्कार में शामिल हो। लेकिन 22 तारीख को उनके कानों पर जू नहीं रहेगी और उन्होंने नहीं भेजा। ये सब यहां तक की कहानी आपको पता है। और मैंने ये भी बताया था कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी के पिताजी की डेथ हुई हो, चाहे वो आतंकवादी हो, यहां तक कि कोई मर्डरर हो या बलात्कारी, कोई भी जो जेल में है वो जेल से भी लाते हैं और अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल किया जाता है। लेकिन इनकी तानाशाही की वजह से उसको अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका नहीं मिला। पहली बात। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की बताता हूं कि आगे क्या हुआ। यहां आपको यह जरूर बता देता हूं कि आप सबकी जब ये सिचुएशन हुई थी, मैंने आप सबकी मदद मांगी थी कि अब 22 को, आज 23 तारीख को सुबह 6 बजे मैं घर से निकल गया था और लोगों को संपर्क करके हमने कह दिया था कि 23 तारीख को हम भरतपुर, जो उसका डीग भरतपुर का जो हाईवे है, उसको जाम करके बॉडी वहां रखेंगे और धरने पर बैठेंगे। सारे के सारे पूर्व सैनिकों को मैंने आह्वान कर दिया था। 22 तारीख को रात को ही लास्ट मैंने ट्विटर पर, इस यूट्यूब के माध्यम से और जितने मेरे पास संपर्क थे सबको सूचना कर दी थी कि कल भरतपुर पहुंचो और रोड जाम करेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई तानाशाही अफसरों की और जवानों के बीच है। अब यह सिपाही अवधेश का अकेले का मसला नहीं है। जैसे मैंने ये कहा था, ऊपर तक बवाल मचा, वहां के कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया गया था, एसपी, एसएचओ और सीओ सबको। उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ अब बवाल बड़ा होगा, यहां तक कि मैंने रक्षा मंत्री जी के पीए त्रिपाठी जी को भी फोन करके बताया था, सबको बताया। और त्रिपाठी जी के पीए ने कहा कि वो तो अपने चुनावी दौरे पे हैं, राजनाथ जी से मैं बोले बात करा दो, बोले बात नहीं हो सकती, वो वहां गए हैं। आप सीडीएस के साहब से बात करो, डिफेंस सेक्रेटरी से बात करो। तो मैंने सारे जहां जहां मेरे से हो सका, मैंने सीडीएस, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबसे बात की, लेकिन घूम फिर कर एक ही जवाब मिला कि भाई वो आप जेओसी साहब से बात करो, ब्रिगेडियर साहब से बात करो, ये यहाँ का नहीं है, फलाना, मतलब गोड़ बोड़ होता रहा। और जब तक सीओ को ये लगता रहा कि कुछ नहीं हो रहा है,
क्योंकि फौज में यही बोलते हैं कि सीओ की पावर बहुत बड़ी है। हालांकि मैंने एक दिन पहले बताया था केस में कि अगर सीओ की ही पावर बड़ी है तो सीओ से ऊपर रैंक को रखने की जरूरत क्या है, क्यों हाँ हमारी भारत सरकार इतना पैसा इनको दे रही है, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल मत दो इनको। हमारा कितना पैसा बचेगा अगर सीओ का रैंक से ऊपर रैंक हटा दिया जाए तो इनकी फैसिलिटी में, इनको पेमेंट में और इनके रख रखाव में इतना पैसा खर्च हो सकता है, हो रहा है, जो हमारे डिफेंस में और मदद मिलेगी हमें इक्विपमेंट खरीदने में, हथियार खरीदने में। ये मैंने इसलिए कहा है अगर नहीं होता है तो। हालांकि कल के केस में बोलते हैं ना, मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। जो 20% लोग ईमानदार हैं, उन ईमानदार लोगों की संख्या ने, चाहे वो सिविल में हो चाहे डिफेंस में हो, तो उन्हीं की वजह से जमीन टिकी हुई है। उन ईमानदार लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी जीत हुई। और इस जीत के भागीदार मैं अकेला नहीं हूं, ये 4,71,000 लोग जो जुड़े हुए हैं, ये सब आप सबकी जीत है। ये लोकतंत्र है। मैंने एक चीज कहा था कि बोलते हैं कि फौज की पावर बहुत बड़ी है, फौज के गेट के अंदर उन्हीं का राज चलता है, सीओ जो चाहेगा वही कर देगा, जिसको चाहेगा मारेगा, उसको छोड़ेगा। ऐसा नहीं है। क्योंकि कल जब बंदे को लाने के लिए उनके परिवार के जा रहे थे, यहां मैं आपको पहले एक आगे की कहानी बता देता हूं। उससे पहले ये जरूर बता देता हूं कि जो अच्छे अफसर हैं जिन्होंने हमारी मदद की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। जय हिंद श्रीमान। और चाहे वो तानाशाही है, चाहे वो तानाशाही सीओ या उसका साथ देने वाले और अफसर हैं, वो भी बिल्कुल कठोर बने हुए, लेकिन जब उनके लठ आया और लठ के बाद वो नरम हुए और नरम होने के बाद में हमारा काम किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी तानाशाही, आपका दिल पसीजा, चाहे वो लठ के जोर से या प्यार के जोर से, तो आपका भी धन्यवाद। अब आपको मैं आगे की कहानी बता देता हूं कि जैसे ही मैं घर से 23 तारीख को निकला था कि चलो अब तो आंदोलन होगा, और साथियों को भी मैंने संपर्क में ले लिया था कि चलो भाई पहुंचो बर्थ पर। रास्ते में मेरे पास कॉल आया, जब मैं अलवर के लगभग क्रॉस करने वाला था, तब कि किसी ने मेरे को सूचना दी कि भाई उनका अंतिम संस्कार तो हो गया, आप कहाँ जा रहे हो। मेरा एकदम माथा ठनका कि भाई मैं तो सुबह से भागा हूं और ये लोगों ने क्या कर दिया। मैंने गाड़ी को साइड किया और रोकते ही सबसे पहले उनके मामा जी को फोन किया। तो उनके मामा जी ने हालांकि उस टाइम तक बोला नहीं साहब ऐसा है वो है, गोल गोल जवाब। यहाँ एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैं कहना भूल गया कि अवधेश अपने पिताजी के इकलौता लड़का है, एक ही बच्चा है। एक उनके पिताजी थे, एक माताजी, एक सिस्टर है, उनकी शादी हो रखी है। अभी जो माताजी तो, एक पिताजी तो उनके चले बसे इसी सदमे की वजह से कि भाई अवधेश के साथ पहले जो आपको केस बताई है कि भाई अवधेश के साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद 31 तारीख को अवधेश भाग गया था। फिर हमने कोर्ट के सिलसिले में, कोर्ट में मामले में कर करा के फिर इन्होंने, सेना ने उसको दोबारा पकड़ा था और दोबारा पकड़ के इसको कब्जे में रखा था। तो लोग वही है ना कि गांव के लोग ऐसे हैं कि बात का बतंगड़ बना देते हैं। किसी का साथ देने की बजाय जो बतंगड़ बनाते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर वो रिटायर्ड फौजी जो सीओ को या अफसरों को भगवान मानते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आप फिर सुन लो कि फौज जितनी जर्नल की है उतनी सिपाही की भी है, और सबका अपना अपना रोल है। किसी जर्नल के या किसी के सीओ के बाप के नहीं है फौज। हमारा भी उतना ही अधिकार है। मैंने पहले भी कहा था कि सिपाहियों के बिना फौज नहीं चल सकती। 90% रोल जवानों का है फौज में। ये टेंट में बैठ के या उसमें रूम में, एसी रूम में बैठकर सिर्फ बना सकते हैं कि लड़ना कैसे वो करना है, लेकिन लड़ने वाले हम हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो इनके कागजों में काम नहीं चलेगा। पूरा वर्ल्ड जानता है कि हिंदुस्तान के जो जवान हैं वो नंबर 1 है, और उन्हीं की वजह से हिंदुस्तानी फौज मजबूत है। खैर ये तो मुद्दे अलग हैं, बताते रहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो पुराने रिटायर्ड हैं, उन्होंने अवधेश के पिताजी को कहा होगा कि भाई तेरा छोरा तो भाग गया और फिर फौज ने पकड़ लिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो उनको पहले ही सदमा था जब उन्होंने फोटो देखी थी जिसमें किस तरह एक पशु को भी नहीं मारा जाता जिस तरह उसको, अवधेश को मारा गया था। तो उसी सदमे से वो बीमार हुए थे। फिर दोबारा जब फौज ने पकड़ा था, हालांकि बीच में मैंने संपर्क करके उनके घर परिवार को कहा था कि अवधेश को कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें, कहीं ना कहीं तो कोई ईमानदार लोग, हमारा कोर्ट है, जज साहब पर विश्वास करो। कुछ बड़े अफसर भी हैं, वो ईमानदारी से काम करेंगे, विश्वास करो। मैंने उनको बहुत कोशिश करके ये कहता रहा, लेकिन कुछ वही हैं कि चूतिया लोग हैं, पुराने जमाने से रिटायर्ड होके उनके फितूर अभी तक नहीं उतरा है कि अफसर ही करेगा जी। उसके पिताजी को कहा होगा कि भाई तेरे लड़के को तो दोबारा पकड़ लिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। अब उस गम में उनको फिर दोबारा प्रॉब्लम हुई और वो 22 तारीख की पहले 21 तारीख को रात को ही चल बसे।
तो ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि इस तरह दिमाग जो लगाते हो ना, अच्छी चीज पर लगाओ, कोई भगवान नहीं है। और फिर उनके परिवार को भी, जो मैं कहानी बता रहा था कि उनके परिवार को जब जाने लगे वो, कल मैंने कहा कि भाई आप जाओ, लेके आओ, घबराओ मत। उनको भी बहुत लोग गुमराह कर रहे थे, भाई देखो ध्यान से जाना, सीओ गुस्से में है, कुछ कर बैठेगा या कहीं तुम्हारे को फंसा देंगे। तो यहां मैं एक बार और इस वीडियो में कह देता हूं कि सेना हमारी ऐसी खराब संस्था नहीं है। आपने देखा होगा, सेना जब आतंकवादी हथियार रख देता है और वो सरेंडर करता है तो हम तो उसको भी गोली नहीं मारती, ऐसी है सेना। और ऐसे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट लोग भी हैं जो बहुत ऐसे कांड कर रखे हैं मेडल लेने के लिए, वो मैं कहना नहीं चाहता यहाँ। और ऐसे भी लोग हैं जो तानाशाही की पावर करके जो जवानों को आज भी सहायक प्रथा में लगा रखे हैं, या घरेलू कामों में, पर्सनल काम के लिए बहुत ऐसे भी हैं, खून निकालने के लिए तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी है। और इस तरह की बात सेना में कहीं नहीं हो सकती कि किसी को बाहर सिविलियन को मार दिया जाए या डरा दिया जाए, उसको पकड़ा जाए। उनके मामाओं को मैंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, आप जाओ, जरूरत पड़ती है तो बोलो मैं आपके साथ चलता हूं, आप इधर से आओ मैं उधर से आऊं, मैं चलूंगा आपके साथ। और बड़ा दुश्मन तो मैं उनका, मेरे को करेंगे, आप तो, आपसे कोई दुश्मन ही नहीं है, तो इसलिए आप आराम से जाओ। और फिर भी जरूरत पड़ती है तो बोलो मैं चलता हूँ। फिर उन्होंने बोला नहीं सर हम चले जाएंगे। और फिर भी कहा था कि जाते टाइम जहां जहां जाते हो वीडियो मेरे पास भेजते रहना, कहाँ हम पहुंच गए। तो सारे वीडियो उन्होंने मेरे पास भेज रखे हैं, कैसे कैसे वो कहाँ गए और कहाँ से फिर उनको बंदे को किया, आगे सारी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही मैं अवधेश के मामा जी को बताया कि भाई आपने तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया, मैं आपको वापस पीछे ले जाता हूँ जहां से मैं रुक गया था। तो उन्होंने ये कहा कि सर क्या करें सीओ साहब, मतलब कल जब आपने बातें करी थी उसके बाद रात को 11 बजे सीओ साहब ने उनको कॉल किया था, क्योंकि जब उनको लगा कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो उनके भरतपुर के कलेक्टर साहब का सबको पता चल गया होगा कि कल फौजी जवान यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, रोड जाम करेंगे, बड़ा हंगामा होगा और सारी चीजें होंगी। तो 11 बजे सीओ ने फोन किया कि भाई ऐसा है रात को कि ठीक है आप बंदा लेके चले जाओ। तो ये बोला था आप ठीक है तो बंदा आप छोड़ दो, बोला नहीं आप लेके चले जाओ। अब इस चीजों में भी उनकी ये हुई है कि वो लोग ये भी मेरे को हालांकि रात को बताया नहीं कि वह ऐसे ऐसे सीओ का कॉल आया है, सारी चीजें बताते रहे। कुछ चीजें परिवार ने छुपाई हैं हमारे से भी, और इसलिए मैं डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि आगे हम ऐसे किसी इंडिविजुअल केस को, इस केस को हमने ऐसे ले लिया था कि ये लड़ाई अकेले की नहीं, हमारी जवानों की रुस्की है। आगे इस तरह का अगर कोई केस आएगा, परिवारों को ऐसे लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे पे अगर वो नहीं होगा तो फिर हम भविष्य में ऐसे केसों पर ध्यान नहीं देंगे। सीधी बात है, मेरे से जुड़े हुए जितने भी जनता है कि मैं हमेशा सत्य के साथ देता हूँ, सत्य के लिए लड़ता हूँ। अगर सत्य के बीच में ये छोटी मोटी चीजें आप करोगे तो भविष्य में हम किसी का इस तरह का साथ नहीं देंगे, सीधा कहता हूँ। अब यहाँ बात आई, उसके गांव में बात चली होगी कि साहब वो सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई सरपंच का लेटर पैड लाओ, यहाँ लिख के दो कि हम आपको बंदा सुपुर्द करेंगे, वापिस भी आप ही छोड़ने आओगे और इंदौर जाओ लेने के लिए। और एक पॉइंट और डाल दिया कि उनकी माता जी को साथ लेके जाना तो ये बंदा भेजेंगे। इसलिए वो चुप बैठ के 11 बजे कुछ नहीं किया। सीओ ने फिर 6 बजे भी फोन किया कि भाई वो लोग निकल रहे हैं कहीं उल्टा सीधा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने आंदोलन की बात कही थी तो एसपी, कलेक्टर और हमने राजस्थान सरकार के भी कुछ लोगों को अवगत करा दिया था कि कल हम फिर राजनीति बड़ी होगी, फिर मत कहना। रक्षा मंत्री जी के पीओ को मैंने बता दिया था कि अब मत कहना, वहां हम फिर राजनीति भी कर देंगे और बवाल मचा देंगे। तो हालांकि उन्होंने भी बात ऊपर पास की। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि हाँ भाई प्रीतम जी, बोला साहब वो तो कहते हैं कि इंदौर जाओ, इंदौर से बच्चे को लेके आए, अब कैसे जाएं इतनी दूर, और एक दिन तो वैसे डेड बोर्ड रखी हुई। अब यहाँ ये भी स्थिति है कि गरीब परिवार है, अकेला है, उसके पिताजी, मैंने बता दिया आपको, पिताजी चल बसे, माता पहले ही इस गम में बीमार हो रखी है, बच्चा उधर अंदर ही है। जो भी इनके काम कर रहे थे इनके मामा जी कर रहे थे या गांव के कुछ लोग कर रहे थे। तो वही बात है, जब तक खुद कोई नहीं होता है तो ये काम नहीं चलता है। तो मामा जी ने मेरे को ऐसे जवाब दे दिया कि साहब क्या करें इतनी दूर, और सीओ कह रहा है माता जी को लेके जाएं, वो करें। यहाँ मैंने उनको सीओ साहब को, हालांकि मैंने एक दो बार फोन करने की कोशिश की, उठाया नहीं। और मैंने कहा भी कि हरामखोर, कल ना अगर तेरी मौत होगी तो क्या तेरी पत्नी वहां से उठ कर जा सकती है? जिसकी डेथ हो रखी है, क्या उसकी बीबी 22 मतलब इतनी दूर जाकर बोलता है एनओके ही आएगा? तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी डेथ हो और उसकी बीबी को बोले कि आप अपने बच्चे को लेने के लिए खुद आ जाओ? इन लोगों को मैंने कल भी कहा था शर्म आनी चाहिए। और रिकॉर्डिंग मैं इसमें इसी वीडियो में आप सुनना चाहोगे तो डाल दूंगा, लेकिन मेरे को भी शर्म आती है कि नारामखोरों की वीडियो ऐसे डालते हुए। आपको लास्ट में बताऊंगा उस चीज की।
अभी वहां से फिर मैंने बोला कि भाई ठीक है आप रुको, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने राहुल उसी एक मौसी के लड़के थे उनसे बात की, राहुल से, उनको सरपंच साहब से बात कराओ। सरपंच को भी बोला तो उसने बताया कि साहब हमने तो कर दिया अंतिम संस्कार। हमारा और दिमाग में बोले यार ऐसा आपने क्या कर दिया, ये लड़ाई अभी सिपाही अवधेश की नहीं थी, ये लड़ाई अब हमारी और डायरेक्ट सीओ की होगी थी, जवानों की और तानाशाही अफसरों की, और आपने अंतिम संस्कार करके हमारा तो सारा ही वो कर दिया। बोला जी क्या करें, कल से बॉडी रखी हुई थी, आज वो खराब होने लगी, और हालांकि वास्तव में बॉडी मतलब खराब हो रही थी। और गांव के लोगों ने उन्होंने कहा कि भाई अब सीओ कह रहा है कि इंदौर जाओ, 20-22 घंटे में जाना और फिर वापिस आना, बोले 2 दिन और लगेंगे तब तक बॉडी खराब हो जाएगी, इसलिए मजबूरी में हम तो अंतिम संस्कार कर दिए। कुछ वही वहां भी वही बैठे हैं पुराने लोग, भाई कर दो अब तो सीओ चाहेगा जो ही होगा वो नहीं भेजेगा, अब जो करना है। तो उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने हालांकि ये भी कहा, सरपंच साहब ने बोला साहब देखो इतना पैसा लगेगा, अब इसके कोई घर वाला नहीं है। मैंने वो रिकॉर्डिंग भी आप चाहो तो मैं सुना दूंगा, मैंने सीधा उनको यही कहा कि अगर इसमें 1-2 लाख लगेंगे या 10 लाख भी लगेंगे तो हम देंगे, आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। अरे हम हमारे जो जुड़े हुए हैं लोग, मैं नहीं तो मैं उनसे चाहे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी करूंगा, पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसे भी देंगे, लेकिन आप रोक दो। बोला जी साहब हो गया। तो मेरा वहां हालांकि थोड़ा सा दिल भी टूटा कि जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं अगर वही लोग ऐसे पीछे हट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दिल टूटा। फिर मैंने उनके मामा को दोबारा कहा कि भाई कम से कम ठीक है आप इस चीज को कर दिया अंतिम से, बोले साहब अंतिम संस्कार तो कर दिया, अब क्या करें, अब तो देखेंगे जो भगवान होगी। मतलब उनका भी हालांकि दिल टूटा होगा या कुछ और बात रही होगी। तो मैंने बोला जो भी हो गया है आप इस चीज को भी अपने लेवल में रखो, किसी को बताओ मत कि अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन लड़के को लेके आओ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद भी जो 12 दिन का क्रियाक्रम होते हैं एक ही लड़का है वही करेगा। आपने उसके अंतिम दर्शन तो नहीं होने दिए बच्चे को, लेकिन अभी चले जाओ। और साहब वो तो इंदौर बता रहा है 22 घंटे हम जाएं, कैसे जाएं, फिर वो कहता है कि इंदौर में पहुंचने के बाद बताऊंगा। मतलब फिल्मी ड्रामा तब भी कर रहा था। फिर मैं बोला ठीक है हम कोशिश करते हैं, आप बैठो। फिर मैंने जो हमारी कुछ बंदे थे उनसे संपर्क किया कि भाई वहां से हमारे बंदे लेके आ सकते हैं, लेकिन उसने शर्त रख दी कि सरपंच से एफिडेविट लिखा के लाओ, खुद ही मामा जी जाएगा, अगर माँ भी नहीं तो कम से कम बोले उसके मामा जी जाएंगे, सरपंच से एफिडेविट लिखाओ कि क्रियाक्रम के बाद क्या बोलते हैं वापिस छोड़ दोगे आप। मामा जी ने यहाँ भी एक चीज छिपा दी कि सीओ साहब ने कहा 3 तारीख तक छोड़ देंगे, और उन्होंने मेरे को गपची मार दी कि सीओ साहब ने बोला कि अंतिम संस्कार के बाद तुरंत वापस छोड़ोगे। तो ये उनकी भी कमी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम जब आपके साथ लगे हैं तो ऐसी चीजें नहीं छुपाएं। उनकी और भी कमियां हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। हमें भी दुख हुआ कि इतना करने के बाद उन लोगों ने हमारे साथ मतलब ये चीजें कमी रख दी, छोड़ो वो तो। फिर उसके बाद हमने दोबारा मैंने अपने रक्षा मंत्री जी के पीए को फिर फोन मारा कि ऐसा है त्रिपाठी जी, अंतिम संस्कार अभी तक हुआ नहीं है और कल से बैठे और हम आप रोड भी जाम कर रहे हैं। रोड के साथ साथ वही है कि हमारे ये हम वैसे बीजेपी माइंडेड है, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी छोड़ के हमारे को बीजेपी माइंडेड होने से मतलब ये नहीं कि हमारे कांग्रेस के संपर्क नहीं है, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, सरकार की मदद लेकर अब इसको मैं मुद्दे को बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाऊंगा। और फिर बोलोगे कि आप ये क्या कर दिया। बोला जी आप रुको, मैं रक्षा मंत्री जी से बात करते हैं, या तो मेरी बात कराओ, हमें वो बंदा चाहिए, वो खुद छोड़ के जाएंगे क्योंकि ड्यूटी उनकी बनती है ना कि ये जाए। बोला जी ठीक है, मुझको मेरी आप बात करा दो, राजनाथ जी से बात कराओ कुछ भी। उसके बाद हमने वहां क्या बोलते हैं इंदौर भी बात करने की कोशिश की कि बंदा कहाँ है। इधर उधर से हमें पूरी खबर लग गई कि बंदा वहां कैंटोनमेंट में स्टेशन हेडक्वार्टर में था। वो चीजें मैं सिक्योरिटी के पर्पज से आपके बताऊंगा नहीं, कहाँ था, किस स्टेशन हेडक्वार्टर में था, वो आप समझ सकते हो, जो फौजी है उनको पता होगा। उसके बाद फिर हमारी मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से उन्होंने क्या बोलते हैं पीए जी ने कहा कि भाई साहब से बात हो गई है, साहब ने कहा कि आप हमें टाइम दो और दोपहर तक बंदा आपका किसी भी हालत में पहुंचेगा। मैंने कहा पहुंचना चाहिए। उधर से बंदा जो हमारे डिपार्टमेंट के बंदे हैं ही हर जगह, उन्होंने हमें सूचना दे दी थी कि बंदा वहां से चल चुका है। इनके मामा जी को मैंने फिर कहा कि एक बार सीओ को बोलो आप, क्योंकि वो हो सकता है झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आप उनको कहो कि हमें बंदे को लेने जा रहे हैं, हमें जगह बताए। बोल रहा है कि जा सीओ अभी कुछ नहीं बोल रहा। फिर जब और प्रेशर बड़ा उनके डंडा आया तब उन्होंने बता दिया कि ठीक है इंदौर मत, अब दिल्ली जाओ, दिल्ली आपको बंदा मिलेगा। मंत्री जी की मदद से मैंने कह दिया था कि मंत्री जी अभी बिहार में चुनाव है, अलवर तो हम रोड जाम करते करते ये तो करके आ ही जाएंगे,
बिहार में आपके चुनाव की धज्जियां उड़ा देंगे। वहां बहुत पूर्व सैनिक है और हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, आपकी सरकार की हवा निकाल देंगे। अगर आप एक जवान के साथ ऐसा कर सकते हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। उसके बाद बाई एयर वहां से उसको दिल्ली लाया गया, दिल्ली आया और दिल्ली से फिर इनके मामा जी उनको लेने के लिए गए। सीओ ने फिर फोन किया, जो सीओ फोन नहीं उठा रहा था, जो अपने आप को सुप्रीम पावर समझ रहा था, उसने फिर 20 बार कॉल किया, ऐसा यहाँ आओ, वहां पहुंचो, बंदा आपको मिल जाएगा। फिर भी जब ये लेने गए तब गांव के कुछ, मैंने हालांकि मेरी भी बात हुई पल पल की, मैंने उनको कहा कि जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं। बोले साहब कुछ ऐसे कह रहे हैं कि सीओ आपको फंसा देगा, सीओ बिल्कुल बुखलाया हुआ है, कुछ भी कर देगा, तो हम कैसे जाएं। मैंने उनको कॉल किया, आप घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो मैं आपके साथ चलूंगा। आप, अब उनका घर हालांकि पलवल और मेरा यहाँ, तो मैं बोले या तो इधर से निकलो आप, या मैं आपको रास्ते में मिलूंगा, मेरे से ले लेना, आप घबराने की जरूरत नहीं है। बोला साहब वो कह रहे हैं कि फिर वो लेट हो जाओगे आप, मेरा यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है, उनका 2 घंटे का। वो कह रहा है कि जल्दी पहुंचो नहीं तो बंदा नहीं देंगे, और बोला आप लेट हो जाओगे। मैं बोला ठीक है आप जाओ, बिना घबराए, पल पल का आप तो जहां जाते हो एक बार नजदीक पहुंच गए, वीडियो बनाते रहना कि हम यहाँ पहुंच गए, अब हम यहाँ पहुंच गए, और जब तक बंदा नहीं लेते हो मेरे को बताते रहना। अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम भरतपुर जाम कर सकते हैं, तो दिल्ली जाम करने में हमेशा में नहीं लगेगा। हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है दिल्ली में, पुरुष सैनिक है कि दिल्ली भी हिलाने में टाइम नहीं लगेगा। और सरकार को पता है, सैनिकों ने पहले भी किया है, आगे भी कर सकते हैं, आप बेफिक्र जाओ। फिर भी कुछ लोगों ने कहा भाई ध्यान रखना, वही गांव के लोग, अरे भाई सीओ की पावर है, तो फिर बार बार कहता हूं किसी की पावर नहीं है। यहाँ ये भी कहना चाहता हूं कि सेना में पहले भी कह चुका कि सेना बहुत अच्छी संस्था है, कुछ अच्छे अफसर भी हैं, और नीचे जो सारा काम करने वाला वो हमारा भाई है, वो किसी को ऐसे डायरेक्ट ना गोली मार सकता, ना किसी को उठा कर ले जा सकते बिना खबर। अरे मैंने पहले बताया कि कल परसों भी आपने देखा होगा एक आतंकवादी ने गोलियां चलाते चलाते जब सरेंडर कर दिया था और हाथ खड़े करके आया था, सेना ने उसको भी गोली नहीं मारी। तो डरने की जरूरत नहीं है, बुरे लोग हैं वहां, अच्छे भी हैं। और ये चीजें तो दिमाग से निकाल दो। मैंने ये भी कहा था कि क्या बोलते हैं अपने प्रीतम जी, आपकी तो कोई सेना से दुश्मनी नहीं है, आप तो नॉर्मल आदमी उनके लिए। अरे अफसरों की दुश्मनी है तो भी मेरे से है, मैं चलता हूं, मेरे को करेंगे जो भी करना हो। फिर उन्होंने हालांकि हिम्मत की, गए वहां दिल्ली कैंट में पहुंचे, जो भी लिखा पढ़ी हुई वो मेरे को बताते रहे, पल पल की वीडियो मेरे पास भेजी हुई है। जब कैंट में पहुंच गए, एक बटालियन थी, मैं उनका नाम लेना चाहता, उसके अंदर 2 बंदों को बुलाया गया, सिर्फ मात्र एक बंदे का उन्होंने, जो उनके मामा जी थे, उनसे सहन शान करके बंदा हैंड ओवर कर दिया। अभी वहां तक मेरे को पल पल की वो खबरें दे रहे थे, बता रहे थे। जब बाहर निकले, हो सकता है अंदर उनकी बात हुई होगी या नहीं हुई होगी, वो निकल के आगे, तब तक मेरे को उन्होंने नहीं बताया। तो जाते टाइम तो डर था, जब उनसे वहां से चले गए तो बाहर निकलने तक, मतलब ये करीबन 9:45 या 9:45 पे उनको बंदा हैंड ओवर हो गया था रात को। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वहां हमारे भी और भी बंदे थे, नंदन राउत साहब थे, जिन्होंने एक फोटो हमारे पास भेज दी थी कि भाई अवधेश यहाँ से उन्होंने छोड़ दिया है और वो सही सलामत है। और अवधेश ने भी कहा है कि उसके बाद मेरे पास साथ दोबारा कभी मारपीट नहीं हुई, मेरे को ठीक से रखा हुआ है। इंक्वायरी चल रही है, अब जो इंक्वायरी में होगा वो होगा। लेकिन उनके मामा जी ने नहीं किया, फिर मैंने ही फोन किया। और हालांकि उनके फिर छोटे मामा ने बताया कि हम अभी बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं सर, और जल्दी जल्दी में भूल गए आपको बताने के लिए, और वो दूसरी गाड़ी में है, उसकी आपको बात करवा देंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ बोला आप कर लेना, तो फिर मैंने भी बात नहीं की, क्योंकि हम लोग सच्चाई का साथ देते हैं और उससे बात करने से कोई हमारा कोई प्रॉफिट नहीं था, नाम किसी का। तो मैं अभी तक मैंने ना उनको कॉल की हालांकि, और ना उन्होंने मेरे पास कॉल की। लेकिन हमें सिर्फ इस बात की है कि वो मसला कोई सिपाही अवधेश का नहीं है। सिपाही अवधेश ने वैसे एक रिकॉर्डिंग भेजी है, मैं आपको सुना दूंगा कि भाई उन्होंने धन्यवाद दिया है आप सबका, कि उनके परिवार की और उनकी आपने मदद की और वो सही सलामत है, और उसके लिए आपका धन्यवाद है। उसका ये मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। तो इस स्वेटर में सबको मोटा मोटा मैंने बता दिया, फिर भी कुछ कमी रहेगी वो हमारी तरफ से, हम भी इंसान हैं, तो उसके लिए मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ। और जो भी हमारे अच्छे अफसर हैं जिन्होंने मदद की, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। और उन तानाशाही अधिकारियों को भी, कि न वो मतलब अपने आप को बोझ समझ रहे थे, बाद में चाहे पीछे लठ आया हो या दबाव पड़ा हो और फिर वो लैंड पे आ गए, चलो आए देर सवेर कैसे भी आए, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और भविष्य के लिए कहना चाहता हूँ हमारे सेना अधिकारियों को कि अगर आप राजी राजी ही जो गलत चीजें हैं उनको छोड़ दो। आज के युग में सहायक प्रथा, जवानों को फालतू में टॉर्चर करना, या इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप पता था कि ये सिस्टम है और सिस्टम में हर चीज लागू है, तो आप तानाशाही नहीं करके उसको कल ही भेज देते, तो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार में शामिल होता, अपने क्रियाक्रम में
शामिल हो जाता। हालांकि अब देर से भेजा आपने, उसकी माँ की हालत भी ऐसी थी, हो सकता है उसकी माँ भी चल बसती, लेकिन वो पहुंच गया तो हो सकता है माँ तो उसको देखकर कुछ रिकवरी हो। और फिर एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी की मेहनत से ये काम हुआ, और आगे भी किसी जवान के साथ अगर ऐसी आती है तो हम उनकी मदद करेंगे। ये चैनल जवानों के लिए ही है और हमेशा जवानों के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो सहायक प्रथा हो या इस तरह की तानाशाही का मामला हो। सेना अधिकारियों को एक बार फिर जो अच्छे हैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बुरे हैं उनसे कहना चाहता हूँ सुधर जाओ। हम भी उसी संस्था का हिस्सा है और हम चाहते हैं कि सेना मजबूत हो और हमारे देश का कहीं ना कहीं नाम रोशन हो। अगर आप मिलकर काम करोगे, अफसर जैसे और जवान, तो हमारी पावर बढ़ेगी। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट रखोगे तो एक दिन बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके जिम्मेवार फिर सरकार, ये भ्रष्ट अफसर और ये आम पब्लिक जो आज चुप है, वो भी कहीं ना कहीं उस दिन देखेगी कि यार रविंद्र फौजी कुछ कहता था तो हम सुन लेते और उस चीज को कुछ कर दे, वायरल करते या आगे पहुंचा देते तो कुछ बदलाव होता। अभी भी कल आपने 2-3 रिकॉर्डिंग डाली थी, तब तक नहीं ध्यान दिया। फिर एक बवाल मैंने कहा था कि रोड जाम करेंगे, हालांकि उसको वायरल किया, कुछ और लोगों ने भी साथ दिया, उन सभी का धन्यवाद। और लोकतंत्र की पावर फिर कह देता हूं कि जनता से बड़ी कोई पावर नहीं है। सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमें नहीं। सरकार को जब चाहे जनता गिरा सकती है, आपके हाथ में है। तो उस ताकत का, सोशल मीडिया का, आपकी एकता को पहचानो और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहो। जुड़ो इस चैनल से, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे किसान हो, जवान हो। और जवानों को तो इन्होंने हालांकि मेरे नाम से लेटर दे दे के, क्योंकि हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको लेटर दे दे के दबा दबा के कह रहे हैं कि रविंद्र फौजी की वीडियो मत देखो, लाइक मत करो, ऐसा दबाव है उन पर। तो वो बेचारे मजबूर हैं, फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। आम पब्लिक को कहना चाहता हूं, अगर आप साथ दो तो हम ये जल्दी सेना में फैला भ्रष्टाचार और ये तानाशाही खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।